नमस्कार दोस्तों, से राधे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। जब किसी भी आदमी का पौरुष उसका इतिहास बने, उसके किए हुए काम लोग याद करें। ऐसे ही एक बड़ी शख्सियत जिसको पूर्वांचल के किसानों का नेता कहा जाता है, इनके संघर्ष की कहानी न केवल इनके ही विकास की एक कहानी है, बल्कि जिस पार्टी में शुरू से आज तक ये लगातार है, उस पार्टी का जन्म भी इनके संघर्ष से जुड़ा है। ऐसे तो नॉर्मली लोग किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ पूर्वांचल के श्री राधेश्याम सिंह जी जो हैं, उन्होंने अपना पसीना ही नहीं, खून भी सड़कों पे बहाया है किसानों के लिए। इनका प्रारंभ राजनीति में होता है एक निर्दल की तरह, कोई पार्टी नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी से प्रभावित होते हैं। समाजवादी पार्टी का गठन होता है इनके ही संघर्ष के साथ, और आज तक जहां पर राजनीति में खरीद फरोख, पद ओहदा के लिए लोग भाग दौड़ करते हैं, लेकिन पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रखना, अपनी पार्टी को आगे ले जाना, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनसे लोग राजनीति की पाठशाला माने। अगर कोई आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो राजनीति की पाठशाला समझे, क्योंकि किसी खानदानी रसूख से नहीं आते हैं, एक सामान्य परिवार से आते हैं। गांव में इनका जन्म होता है, प्रारंभ की शिक्षा भी बड़ी सामान्य रहती है, लेकिन अपने पौरुष से इन्होंने सदन की 3-3 बार यात्राएं की और साथ में मंत्री पद भी सुशोभित किया। ऐसे नेता श्री राधेश्याम सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में हैं, जिनकी उपस्थिति से हम अपनी स्टूडियो को बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आज हमारे साथ कई प्रश्नों पे बातचीत होगी और अपने बेदाग व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। नमस्कार, से राधे। धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट की एक परंपरा होती है कि जब किसी भी बड़े व्यक्तित्व से बातचीत की जाती है तो उसके शुरुआती हर चीज की बातचीत की जाती है। तो एक बार हम चाहेंगे कि आपने कहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, क्या पारिवारिक गठन रहा, क्योंकि युवा आज का सोचता है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं इसलिए मैं विकास नहीं कर पाता हूं। तो आप लोगों के लिए एक बड़े मील के पत्थर है, एक प्रेरणा स्रोत है। तो शिक्षा आपकी कैसी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था, ये थोड़ा सा बताइए। पहले आपने कहा कि बड़ा व्यक्तित्व, हम आज भी अपने को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में और सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने को महसूस करता हूँ। हमारी शिक्षा और हमारा जन्म बहुत सामान्य किसान परिवार में हुआ, और हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, और गांव मेरा देवरिया बाबू, तब देवरिया जिला था, वहाँ मैं पैदा हुआ और उसी गांव में मैं कक्षा 5 तक शिक्षा ग्रहण किया, और वहीं से 2 किलोमीटर दूर खेतान इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, और पड़रौना उदित नारायण इंटर कॉलेज से मैंने ISC-AG किया, और ISC-AG करने के बाद बड़हलगंज डिग्री कॉलेज जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, वहाँ से मैंने BSc-AG किया, और BSc-AG करने के बाद 1985 में मैं BSc-AG किया, और 86 में मुझे पिपराइच चीनी मिल में
नौकरी मिल गई। मैं नौकरी भी करता था और अपने छात्र जीवन से हमारे मन में गरीब, कमजोर, बेसहारा के ऊपर जब भी अन्याय हुआ तो उस समय से भी मैं लोगों के लिए खड़ा होता था और संघर्ष करता था। और यही संघर्ष करने के नाते हमारे क्षेत्र के सामंती प्रवृत्ति के लोग हमसे ईर्ष्या भी करते थे। हाँ, उस समय तो दुनिया दूसरी थी। लोगों के मन में था ये छोटे परिवार में पैदा हुआ और कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं जब अपनी ड्यूटी से फुर्सत पाता था तो किसान, गरीब और नौजवान के बीच में अपना समय बिताता रहा। क्योंकि मेरा गांव देवरिया बाबू अनुसूचित सीट निबोर नौरंगिया विधानसभा में था। अच्छा। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है और मुझे विधायक बनना है। अच्छा, ये कह रहे थे कि उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, क्योंकि आप तो किसी पार्टी या इसमें तो थे नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ना होता तो पार्टी की तरफ जाते। आप किस संघर्ष से मतलब आपके राजनीतिक शुरुआत हुई और कैसे हुई? 89-90 में मेरा जिला और पूर्वांचल ये गन्ना बाहुल्य जिला है। जब किसानों का भुगतान रुकता था, जब उन्हें पर्चियां नहीं मिलती थी, किसानों की कोई समस्या रहती थी, तो मैं मौके पर जाता रहा और किसानों के लिए लड़ता रहा। और उसी में समय निकाल करके नियमानुसार मैं ड्यूटी भी करता रहा। अच्छा, नौकरी साथ में चलती, क्योंकि आप उस समय बीएससी एजी थे, उसमें आप नौकरी, एक खुशहाल जीवन भी जी सकते थे, परिवार के साथ रह सकते थे। और जब 1991 में रामकोला चीनी मिल अचानक बंद हो गई और चीनी मिल के मालिक ने कहा कि हम मिल भी नहीं चलाएंगे और गन्ने का दाम भी नहीं देंगे। अच्छा, किसानों का पैसा किसानों को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नवंबर 1992 में मैंने एक बड़ा किसान आंदोलन शुरू किया किसानों की ताकत से। मैं उस समय किसी दल का मेंबर नहीं था। किसानों ने मेरी मदद किया। लोग अपने घरों से आटा लेकर के, अच्छा, आलू लेकर के, गोहरा लेकर के आते थे और लिट्टी चोखा बनता था। और हम लोग आंदोलन शुरू किए कि मिल भी चलाया जाए और गन्ने का बकाया मूल्य भी मिले। उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आंदोलन के 23 दिन बाद अचानक पुलिस आती है पूरी देवरिया जनपद की और मुझे गिरफ्तार करती है और दबाव बनाती है कि आंदोलन आप समाप्त करें। क्या एज रही होगी उस समय आपकी? लगभग उस समय लगभग हम 26-27 साल के थे। केवल मात्र 26-27 साल? 26-27 साल। और ये क्रांतिकारी रवैया था। कितनी हुजूम था उस समय किसानों की? ये किसानों की ताकत से हजारों किसान अपने घर से राशन दाना जीने मरने के लिए तैयार रहते थे आपकी एक आवाज पे। और लोग कहते थे कि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा और चीनी मिल नहीं चलेगी तब तक हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस थाने में ले जाती है,
डीएम एसडीएम ये लोग दबाव बनाते हैं कि आप आंदोलन को स्थगित करिए। मैं किसी सूरत पर मानने वाला नहीं था। पुलिस ने अचानक मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया। अच्छा, भीड़ में ही। और जब भीड़ में लाठी चली तो भीड़ ने भी पुलिस का मुकाबला करना शुरू किया। अच्छा। प्रदेश में देश में उस समय ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम थी। बीबीसी लंदन ने उस आंदोलन को, मीडिया के साधन बहुत कम, लगातार 72 घंटा बोला। अच्छा। कर्फ्यू लगने के बाद भी रामकोला के बहादुर लोगों ने पुलिस का मुकाबला अपने हक की लड़ाई लड़ी, 72 घंटे तक लड़ा। हक की लड़ाई। गोली चली। हमारे 2 किसान, अच्छा, एक हिंदू पड़ोही दलित और एक जमींदार मियां मुसलमान, अच्छा, 2 शहीद हो गए। और पुलिस ने मुझे मरा हुआ जान करके, अच्छा, आपके ऊपर लाठी और इतनी लाठी बरसाई गई हाँ, कि आज भी मेरे पैर में स्टील का रॉड लगा हुआ है। अच्छा, तभी आप चलते समय थोड़ा कभी कभी लगता है जैसे पैर में दिक्कत। हाँ, पैर में दिक्कत, अभी भी दिक्कत होती है। और एक दरोगा ने जब मेरी माँ को गाली दिया तो हमारी भी जवानी थी। हाँ बिल्कुल, 26-27 साल। हमने दरोगा को उसके ही भाषा में प्रत्युत्तर थाना में ठीक किया। और जब मैंने उसको मारा तो उसके दांत टूट गए और पुलिस लाठियां बरसा रही थी। जब हम भी बेहोश हो गए, पुलिस ने भी मेरे सभी दांत तोड़ दिए। अच्छा, सारे दांत? सभी दांत तोड़ दिए। और आज भी हमको दांत की दिक्कत होती है। लेकिन हम उस सरकार के सामने और प्रशासन के सामने न हम झुके, न टूटे। और बीबीसी लंदन भी, और प्रिंट मीडिया का उस समय जमाना था, प्रिंट मीडिया ने भी छाप दिया 12 बजे रात को। जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो भी छाप दिया कि 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें राधेश्याम सिंह किसान नेता की मौत हो गई। बाप रे। और सुबह जब देवरिया कोतवाली में पीएम के लिए सुलाया गया था, तो कोई मेरा आंग में चला। उस समय एक नए नए दरोगा थे, अभी नई पोस्टिंग थी, शमशेर बहादुर सिंह। उन्होंने एसपी को बताया कि राधेश्याम सिंह लग रहा है कि अभी जीवित हैं। अखबारों में भी छप गया था, बीबीसी लंदन भी बोल दिया। उस समय गृह मंत्री, आज के वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं, वो गृह मंत्री थे। तो एसपी उस समय जवाहरलाल त्रिपाठी जी थे। अभी नई नई पहली पोस्टिंग हुई थी। वो तुरंत भाग करके आए, हमको ले जाकर के सदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। जो वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही जी, उस समय गृह मंत्री थे। ये लोग इतने क्रूर हैं। 2 किसानों की हत्या हो गई, 2 घर का चिराग बुझ गया। और एक अखबार में और मीडिया पर भी बुझ गया। इन्होंने बहुत दबाव बनाया। उसके बाद भी, आपकी इस हालत होने के बाद भी कि जब सारी मीडिया कह रही है एसपी जवाहरलाल त्रिपाठी पर, तो इनको आपको किसी तरह मृत्यु कर दीजिए।
घोषित कर दीजिए, मार डालिए इनको, दवा दे करके मार डालिए। ये लोग इतने क्रूर हैं। उसके बाद दूसरे दिन शाम को 6 बजे हमको होश आया अस्पताल में ही। फिर मेरे साथ जो 100 साथी बन गिरफ्तार किए गए थे, सभी जिला अस्पताल में थे और सभी किसानों के हाथ पैर तोड़ करके जालिम हुकूमत ने जितना जुल्म करना था। और आप लोगों की मांग थी केवल गन्ना उसको किसानों को गन्ने का पेमेंट दिया जाए और फिर से और चीनी मिल को चलाया जाए, और तीसरी कोई मांग नहीं थी। लेकिन जो हमारे साथ 100 किसान गए थे, उसमें भी कोई ऐसा नहीं बचा जिसके हाथ और पैर न तोड़े गए। सब लोग करा रहे थे। रामकोला में कर्फ्यू लगा था। उस समय नेता विरोधी दल श्री रेवती रमन सिंह थे। सवेरे वो पहुंच गए और जब हम लोगों को जेल भेजा गया तो दूसरे दिन ही, अच्छा दूसरे ही दिन आप लोगों को फिर जेल भी शिफ्ट कराया गया? हाँ, जेल भेज दिया गया। जेल में हम लोग से मिलने कल्पनाथ राय जी आए सबसे पहले। जी। चौधरी मान सिंह टिकैत आए। जी। आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी गए। अच्छा, तो पहली मुलाकात थी? जी। अच्छा। लेकिन नेताजी को वहीं देवरिया से गिरफ्तार करके हाँ। और बनारस जेल भेज दिया गया। अच्छा। क्योंकि नेताजी ने कहा कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है किसानों पर और हम यहीं बैठेंगे आंदोलन पर। अच्छा। जब तक किसानों को हक नहीं मिलेगा। तो नेताजी को गिरफ्तार करके और बनारस की जेल में बंद किया गया। और वहां से जब 14-15 दिन के बाद नेताजी को छोड़ा गया तो नेताजी लखनऊ न आकर के रामकोला में गए। पहले शहीद किसानों के घर गए। अच्छा, जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई हाँ, पड़ोही दलित और जमींदार मियाँ। जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान दोनों लड़े। आज़ादी के बाद ये संदेश रामकोला की धरती से किसानों के हित में अगर दिया गया तो एक हिंदू के रूप में पड़ोही दलित और दूसरा मुसलमान के रूप में जमींदार मियाँ, ये पूरे देश में संदेश गया। क्या बात। कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे किसानों के हक की लड़ाई हो, चाहे किसानों के सम्मान की लड़ाई हो। अच्छा, इसीलिए आप सब में विश्वास रखते हैं? सब में विश्वास रखते हैं। यही कारण है? यही कारण है। और उसी दौरान इस सरकार ने एक और मेरे विरुद्ध बड़ा निर्णय ले लिया कि मेरा पिपराइच चीनी मिल से ट्रांसफर करके। अच्छा, आपकी नौकरी के साथ अब उन्होंने छेड़खानी शुरू की? आंदोलन के बाद हमको भेज दिया मथुरा जिले के छाता चीनी मिल में, ताकि ये वहां रहेंगे तो देवरिया जिले में राजनीति नहीं करेंगे। मैंने नौकरी को छोड़ दिया। अच्छा, आपने नौकरी, भय नहीं लगा? मैं ज्वाइन रोजगार जाना, शारीरिक? मैंने ज्वाइन किया ही नहीं। वहां गए नहीं? मथुरा गए ही नहीं? गए नहीं। हमारे दिमाग में एक बात घुसी। शुरू से हम लोग गेदा बाबू को मानते थे जो किसानों की लड़ाई लड़ते थे। हम लोग लोहिया जी को मानते थे, राज नारायण जी को मानते थे। जेपी आंदोलन से हम प्रभावित रहे। और फिर नेताजी ने जिस बहादुरी से ऐलान किया कि किसानों का हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम देवरिया को घेरेंगे, और मुझे गिरफ्तार किया गया तो उत्तर प्रदेश की जेलों को भरेंगे। वो पहला समय था
कि पूरा उत्तर प्रदेश का जेल अच्छा समाजवादियों ने भर दिया। अच्छा, तो वहीं से मतलब समाजवादी पार्टी का और एक सोच पैदा हुई, किसानों की बनी। 10 सितंबर को रामकोला में गोली चली हम्म, और 5 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। अच्छा, उसके बाद नेताजी ने रामकोला में कहा सभा करके कि हम प्रदेश और देश के सभी समाजवादियों को, सभी सोशलिस्टों को, सभी लड़ने वालों को एक करेंगे और मैं पार्टी का गठन करूंगा। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। ये हमारे राजनीति की शुरुआत रही। जब 94 में नेताजी मुख्यमंत्री बन गए तो मैं जनता दरबार में गया और जनता दरबार में जब नेताजी से मैं 2 दरखास्त दिया था। पहला दरखास्त दिया कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, 1 दिन करना चाहता हूँ, पिपराइच में करना चाहता हूँ, गोरखपुर जिले में पिपराइच अपने मंडल में। तो नेताजी ने कहा कि राजनीति करोगे कि नौकरी करोगे। हमने कहा जब राजनीति में सफल हो जाएंगे तो नौकरी को छोड़ देंगे, लेकिन जिद की बात है, जिस बीजेपी के लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल के छाता भेजा, तो आज आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है और किसानों के आप मसीहा हैं, तो मुझे 1 दिन के लिए नौकरी दीजिए, लेकिन पिपराइच में ही दीजिए। तब क्या कहा मुलायम सिंह यादव? तो नेताजी ने ऑर्डर कर दिया। अच्छा। और दूसरा दरखास्त मैंने दिया कि जितने आईपीसी के धारे हैं, चाहे ट्रेन फूंकना हो, चाहे गोली चलाना 302 हो, चाहे 307 हो, इसकी न्यायिक जांच हो रही थी। नेताजी से मैंने कहा कि मेरे साथ 100 लोग और अभियुक्त हैं, वो और गरीब हैं। अच्छा, मतलब उस घटना में सरकार ने सबके ऊपर केस लगा दिया, जो मिला सब मिला, और कोई मुकदमा लड़ नहीं पाएगा। और सभी बड़े लोग चीनी मिल के पक्ष में और प्रशासन के पक्ष में खड़े हो गए, बड़े लोग। और न्यायिक जांच हो रही थी, उसमें वो लोग बयान दे रहे थे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, बल्कि राधेश्याम सिंह ने गोली चलाई। अच्छा, ऐसा कहलवाया जा रहा, ऐसा कहलवाया जा रहा था। इतने बड़े किसान हैं जो 25 लाख 50 लाख का गन्ना काटते हैं, उन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दिया। अच्छा, जो बड़े लोग समाज के थे। हाँ। ताकि इसमें इसकी सजा हो जाए। नेताजी ने पूरा मुकदमा वापस ले लिया। अच्छा, 2 बड़ा काम किया नेताजी ने, एक नौकरी दे दिया और दूसरा मुकदमा वापस ले लिया। 96 में हम टिकट मांग रहे थे और समाजवादी से और जनता दल से गठबंधन हो गया। फिर हमारे जिले के बड़े लोगों ने एक कमेटी बनाई, एक मीटिंग की, और मीटिंग में इन लोगों ने कहा कि इनको किसी तरह एमएलए नहीं बनने देना है। अच्छा। और इन लोगों ने प्लानिंग करके पहले एक कप्तानगंज थाना है हमारे जिले में, तब देवरिया जिला था, कुशीनगर जिला हो गया था 95 में। एक प्लानिंग करके मेरे गाड़ी पर गोली चलवाई गई। अच्छा। और मैं गाड़ी से मात्र 25 मिनट पहले उतर गया था एक जगह चौराहे पर। आपके ऊपर हमला भी हुआ? हाँ, चाय पीने के लिए। और बिहार से अपराधी बुलाए गए थे और मेरी गाड़ी पर हमला हुआ कि मैं गाड़ी में बैठा हूं एकदम गेट, थाने के गेट के सामने, और मेरे ड्राइवर गोली का शिकार हो गया। अच्छा। गाड़ी लेकर के, डीआई गाड़ी थी हमारी जीप, उसको लेकर के अपराधी सब भाग गए। तब भी मैं डिगा नहीं,
इतना संघर्ष होने के बाद भी आपने बदला नहीं अपने आप को। तभी मैं इन लोगों से न डरा और न डिगा, मैं संघर्ष करते रहा। और 96 में जब जनता दल से और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया, तब मेरे जिले के बड़े लोग और बड़े नेता लोग, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह से, माननीय शरद यादव जी से और माननीय लालू यादव जी से, ये लोग संपर्क करके और रामकोला की सीट को, क्योंकि मेरा गांव जहाँ था, हाँ। निबुआ नौरंगिया, वो रिजर्व था, अनुसूचित था। आप अगड़ी जाति से आते हैं? अगड़ी जात से आते हैं। रामकोला से मैं टिकट मांग रहा था। ये सभी लोग मिल करके और नेताजी पर दबाव बना करके रामकोला सीट को ये लोग गठबंधन में मांगने लगे। और चुनाव में नेताजी के निर्देशानुसार हमने साइकिल से सिंबल दाखिल कर दिया था। अच्छा। और पर्चा दाखिला के अंतिम दिन, एक दिन पहले, नेताजी ने मुझे बुलाया और कहा कि बहुत मजबूरी है। अच्छा। और बहुत दबाव है और गठबंधन टूट जाएगा और तुमको टिकट नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा देखिए, टिकट नहीं दे पाएंगे तो हमसे ज्यादा जेल कोई नहीं गया है और हमसे ज्यादा कोई पुलिस से और प्रशासन से लड़ा नहीं है। हम भी तो थोड़ा आजमावे कि लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है। अच्छा, तो फिर आप जनता की नब्ज को टटोलने लगे? नहीं, हम नेताजी से बात करें। अच्छा। और नेताजी को पैर छुके मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा निर्दल चुनाव लड़ूंगा। कहना ठीक है, जाओ लड़ो, हमसे क्या चाहते हो। अच्छा, नेताजी ने पूछा? हाँ। माननीय मुलायम जी। तो हमने कहा कि आपसे टिकट चाहता था, टिकट दिए नहीं। अगर आप मेरे वहां प्रचार करने नहीं आएंगे तो ये आपकी कृपा हो जाएगी। उन्होंने कहा जाओ, नहीं आएंगे, पूरा जिला प्रचार करेंगे, नहीं आएंगे। आपके विधानसभा में नहीं आएंगे? और पूरा जिला प्रचार किए, रामकोला में नहीं गए। और उस समय मैं 72,000 वोट पाया। ये चुनाव लड़े कैसे आप? पब्लिक की तरफ से कैसे? सारी पब्लिक लड़ाई। हम तो एक गाड़ी कमांडर तय किए थे और उसी से बाजा बांध करके भाषण करते थे। अच्छा, उसी से? और घूमते थे और जनता साइकिल से चलती थी। और 4 आना 8 आना 1 रुपया दे करके लोगों ने कम से कम 2500 जगह सिक्कों से तौला। आपको? आपको मतलब 1-1 रुपया 8 आना उस समय जो चलता था पैसा, वो आपको सपोर्ट की तरफ से दिया। और 72,000 वोट पाया। 72,000 वोट। और तत्कालीन गन्ना मंत्री उस समय थे। हाँ। उनको मैंने चुनाव हराया। अच्छा। हराया नहीं, बल्कि उनकी जमानत जब्त करा दिया। इतने बड़े अंतर से? इतने बड़े अंतर और बिना किसी पार्टी के? बिना किसी पार्टी के। किसानों, कमजोर, सबको साथ लेकर? किसानों की ताकत से, व्यापारियों की ताकत से, नौजवानों की ताकत से हमने राजनीति। पहला अनुभव। उस समय नेताओं की क्या स्थिति होती है जब आप पहुंचे होंगे निर्दल? तो क्या स्थिति थी उस समय? जब मैं निर्दल जीत के आया, हाँ, तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव जीते। क्योंकि निर्दल तो वही जीतते थे जिनका रसूख होता था। और 13 लोग हम लोग निर्दल जीत के आए थे। 13 लोग। हाँ। बीजेपी की सरकार बन रही थी। खुला आमंत्रण था। हाँ, निर्दल के लिए तो खुला आमंत्रण होता है, सब कुछ मिलता है, पद भी मिलता है, पैसा भी शोहरत मिलता है। हाँ। तो पैसा भी दिया जा रहा था, पद भी दिया जा रहा था जी। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जा रहा था। क्या बात। और पहली बार विधायक और कुछ देखा ना हो। और बड़े बड़े नेता लोग बुलाए भी थे, 13 निर्दल लोगों को। 12 लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी में। 13 में 12 लोग चले गए? 12 लोग समर्थन कर दिए। आप अकेले बचे, कोई साथ नहीं बचा? हमने पैसा भी ठुकरा दिया और पद भी ठुकरा दिया।
ये बात मुझसे आज जो माननीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने मुझसे कहा। अच्छा, उस समय वो यूपी में राजनीति में सक्रिय थे। वो बुलाए थे, वो बैठक में थे। अच्छा। बैठक में वो थे, माननीय कल्याण सिंह जी थे और माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी भी थे। ये 3 लोग थे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आखिर में क्या दिक्कत है, निर्दल जीत के आए हो, हम चुनाव का खर्च भी दे रहे हैं आपको, मंत्री भी बना रहे हैं। हाँ। मैंने कहा भैया ना, चुनाव में हमारा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ है। हाँ भाई, जनता ने दिया है हमको, जनता ने दिया है। हाँ। और आपकी सरकार ने हाँ। इतनी गोली चलवाई। हाँ, वो जो 2 लोग मरे थे उनकी शहादत और कुर्बानी बेकार हो जाएगी अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते। और रामकोला के लोग कहेंगे कि जहां 72 घंटा कर्फ्यू लगा था, जहां हम लोगों ने पुलिस का मुकाबला किया और जिसको जिता दिया, वो लखनऊ में जाकर के अरे वाह, 4 लाख लोगों के स्वाभिमान को, सम्मान को बेच दिया। क्या बात है। आज के जमाने में दल बदलने वाले, अपने वजूद को बेचने वाले, अपने सिद्धांत को बेचने वाले लोगों की पूछ हर पार्टी में है। तो मुलायम सिंह जी से कैसे प्रभावित हुए उस समय, कैसे जुड़ाव हुआ उनका, क्योंकि वो तो आए थे आपके संघर्ष में आए भी थे और वो किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह के बाद अगर मैं किसी को नेता माना किसानों का, तो आदरणीय नेता मुलायम सिंह को। हाँ, उनको धरती पुत्र कहा जाता है। धरती पुत्र कहा जाता है। और वो किसानों का जितना ख्याल करते थे, उतना ख्याल कोई नेता नहीं किया। और नेताजी जवान के पक्के थे। अब के नेता लोग जवान के कच्चे हैं। नहीं, तो ये रोचक घटना कैसे बढ़ी, तब समाजवादी में कैसे गए आप, फिर क्या हुआ? क्योंकि आपको एक तरफ बीजेपी बुला रही थी, बड़ा प्रलोभन भी था, पद भी था, और उस समय आपने सदन देखा भी नहीं था, कोई कुछ तो देखा नहीं था, आपके सामने पूरा था कि आप जा सकते थे, लेकिन उस समय भी आप रुके रहे, और तब समाजवाद में कैसे आए आप? देखिए, हम शुरू से ही सोशलिस्ट और समाजवाद सोच के थे। गरीब के वहां जाना, जाति और धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं करना। आज तक भी जब मैं कभी चुनाव लड़ता हूं, तो हो सकता है मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जिले में हम अपने होल्डिंग और पोस्टर पे लिखते हैं कि जाति न धर्म पर, वोट दें विकास और कर्म पर। क्या बात है। हम कर्म करके यहाँ तक पहुंचे हैं। भाई, 13 लोगों में 12 लोगों ने सत्ता का हाथ पकड़ लिया, आप अकेले खड़े रहे। वो लाचारी जैसी नहीं फील हो रही थी कि हम अकेले, कहीं कोई गलत निर्णय तो नहीं हो रहा है? कोई भय नहीं आया मन में? नहीं, भय आया। लोगों ने धमकाने का प्रयास किया। कई मंत्रियों ने हमसे कहा कि आप सत्ता को समर्थन नहीं देंगे, 5 साल आपके जिले में काम नहीं होने देंगे। वो आज भी मंत्री हैं। उन्होंने हमसे कहा कि 5 साल कोई काम आपके विधानसभा में नहीं होगा। हमने कहा जनता की ताकत से किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है जो मेरे विधानसभा में काम और विकास रोक सके। आप तो 70,000 आदमी की आवाज हो गए थे। हम जब चुनाव जीत गए, हाँ। तो हम 4 लाख लोगों की आवाज हो गए थे। अच्छा। हम विकास कराएंगे, सड़क बनवाएंगे, सभी चलेंगे। में? नहीं, अपने विधानसभा में। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वोट दिया हम उसके भी हैं। हाँ हाँ, जो वोट नहीं दिया उसके भी हैं। ठीक ठीक। सड़क बनवाएंगे तो सब लोग चलेंगे, बिजली लगवाएंगे तो सब लोग लाभ उठाएंगे। मिलेगा। तो मेरा विकास काम भी रोका गया था। अच्छा। उस समय जिले में जिला विकास अधिकारी थे, और उन्होंने जब मुझसे कहा कि आपके विधानसभा में विकास काम रोके गए हैं, तो मैंने उनको ऐसा सबक सिखाया कि मेरी गिरफ्तारी भी हुई। हाँ। सारा
धारा भी लगा हम्म। और रास्ता भी लगाने लोग जा रहे थे। अच्छा। गिरफ्तार भी किया गया था। हम्म। फिर भी मैं डरा नहीं और किसी मीटिंग में नहीं जाता था, लेकिन डीएम से जरूर कहता था हम्म। कि मेरा बजट सत्ता पार्टी के विधायक से कम नहीं रहना चाहिए। क्या जज्बा था? और एक चीज और आपको बता दें, हम्म। ये मेरे जिले के सब लोग जानते हैं, राजनीतिक लोग। जब मैंने जिला विकास अधिकारी को विकास के सवाल पर ठीक किया तो उस समय के जिला अधिकारी ने हमको बुलाया, दीपक कृष्ण वर्मा थे, और उन्होंने कहा कि आप डीआरडीए ऑफिस नहीं आएंगे और आपका जो भी पत्र आएगा मेरे पास आएगा और मैं काम करूंगा। मेरी जवानी थी, मैं जज्बात में कसम खा लिया कि जब तक जीवित रहूंगा और राजनीति करता रहूंगा, कभी मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में, कार्यालय में, गेट के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। अच्छा। और उसको आज तक पालन मैंने किया। क्या बात। कोई मीटिंग हुआ हम्म। पद पर आते हुए, मैं कभी सीडीओ के वहां मीटिंग में नहीं गया। मेरे पास प्रश्नों की बड़ी लंबी लिस्ट है। अब एक बार थोड़ा सा मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपके संबंध बढ़े और वहीं से आपने समाजवाद स्वीकार ज्वाइन किया। जी। आप निर्दल भी विधायक हुए और फिर समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक हुए। केवल 2 साल आप मंत्री पद पे रहे, किसानों की लड़ाई लड़ी आपने। आपको लगता है कि आप इतने राजनीतिक समय में आप अपने मंडल के लिए, किसानों के लिए कुछ कर पाए, या किए तो क्या किए? क्योंकि एक लंबा समय और संघर्ष था ना आपका। क्या मिला आपको? देखिए, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया तो क्षेत्र में सम्मान मिला हम्म। और आदरणीय नेताजी ने मुझे सम्मान दिया। मैं 3 बार विधायक रहा, 15 साल। 15 साल में लगभग 9 साल हम विपक्ष में रहे। अच्छा, 9 साल पूरा विपक्ष में संघर्ष विपक्ष में करे। रहे। विपक्ष में रहते हुए भी अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में मैंने ऐतिहासिक विकास काम करवाया। जहाँ कच्ची सड़क थी वहाँ पक्की मैंने बनवाया, जिस गांव में स्कूल नहीं था स्कूल बनवाया, जहाँ बिजली नहीं थी वहां मैंने बिजली लगवाया। और जब सरकार बनी 12 से 17 के बीच में, तो माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो नेताजी ने जो भी काम किया था अपने कार्यकाल में, उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और मैंने जो जो काम कहा किसानों के लिए, जैसे क्या किसानों हुआ? के लिए, हाँ। जैसे नेताजी ने हमारे जिले में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, एशिया की सबसे बड़ी, क्योंकि पूर्वांचल तो किसान गन्ना के लिए फेमस है। 1 लाख कुंटल गन्ना जी। रोज पेरने की क्षमता की वो चीनी मिल है बिरला। नेताजी गए, शिलान्यास किए। पड़ौना को जिला बनाया तो नेताजी ने बनाया। छितौनी रेल बगहा पुल बना करके यूपी को बिहार से जोड़ा। अच्छा। ये नेताजी ने किया। ये एक बड़ी उपलब्धि रही वहां के लिए। बड़ी उपलब्धि रही। अभी अभी आपने अखिलेश जी का नाम लिया, माननीय अखिलेश जी का। बड़े राजनीतिक परिवार में अखिलेश जी का जन्म हुआ। माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र थे, एक बार मुख्यमंत्री रहे आपके, आज अगुआ है, नेता है। कहाँ देखते हैं अपने मतलब अखिलेश जी को कि लगता है कि मुलायम जी के जो सपने थे किसानों के लिए, समाज के लिए, उसको कितना आगे ले जा पा रहे हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का विजन है जी, विकास कराने का जो विजन है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है। मैं अपने जिले की बात करूं, अपने मंडल की बात करूं, तो आजादी मिले हमें लगभग 75 साल हो गए।
और गोरखपुर के, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, एक दो लोग मुख्यमंत्री भी बने गोरखपुर में। लेकिन एक टेक्निकल विश्वविद्यालय हमारे वहाँ गोरखपुर में था। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज था और पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही टेक्निकल विश्वविद्यालय था लुड़की, वो भी उत्तरांचल में चला गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पूर्वांचल में सबसे बड़ा काम, उन्होंने उस इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाया 500 करोड़ रुपया खर्च करके। अच्छा, ये काम पूर्व के किसी सीएम ने नहीं किया। तो मानते हैं कि अखिलेश जी में आप गोरखपुर में एम्स बनने की बात आई, मैं उस विभाग में राज्य मंत्री था। अगर 2 ही साल के लिए हम बने थे जी। तो मैंने जिस जमीन का प्रस्ताव दिया वो गोरखपुर की सबसे महंगी जमीन है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में एम्स के लिए उस जमीन को, जिसको मैंने प्रस्तावित किया था, उसको स्वीकृत कर दिया। अच्छा, स्वीकृति प्रदान की। आज जो एम्स बना है ये समाजवादी पार्टी की देन है। जो टेक्निकल विश्वविद्यालय बना है वो समाजवादी पार्टी की देन है। और मेडिकल कॉलेज में जो हमसे संबंधित था, जहाँ जेई और एई की बीमारी से एक एक बेड पर 3-3 बच्चे सुलाए जा रहे थे, मैंने इनसे मांग किया कि एक अलग बच्चों का अस्पताल बनाया जाए। पूर्वांचल 500 बेड का एक अस्पताल स्वीकृत किया 274 करोड़ की लागत से। एक कैंसर विभाग अलग बना, जो कभी कैंसर का इलाज नहीं होता था गोरखपुर में। जितनी आधुनिक मशीनें पीजीआई में हैं, उसी तर्ज पर सभी पैथोलॉजी और आधुनिक मशीन माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को दिया है, दान किया। और मेडिकल कॉलेज में लगभग 700-800 करोड़ का काम 2 साल में मेरे कहने पर माननीय अखिलेश यादव जी ने करवाया। एक छोटी सी बात आपको बता दें, ये लोग नेता क्या तुलना करेंगे। मेरी माता जी का देहांत हुआ था, अखिलेश जी गए थे और मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उनसे कह दिया कि मेरे जिले में 2 तहसील दे दीजिए। उन्होंने कहा 1 तहसील आप मांग लीजिए। एक जिले में 2 तहसील एक बार में कैसे, एक बाद में बना देंगे। हमने कहा मैंने वादा किया था 14 में लोकसभा में लड़े थे, एक खड्डा को बना दीजिए, वहां से 40 किलोमीटर दूर लोग पढ़ाना आते हैं। एक कप्तान में बना दीजिए, जो जिसमें मेरा गांव है, लगभग 40 किलोमीटर दूर हम लोग हाटा तहसील में आते हैं। दोनों तहसील की घोषणा कर दी। अच्छा, उन्होंने कर दी, 2 तहसील बनवा दिए। तो आपको अपने नेतृत्व पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो आगे क्या नेतृत्व से आप? नगर पालिका भी बना दिए। जितनी सड़क मैंने उनको लिख के दिया कि गांव को जोड़ दिया जाए, सभी को एक साथ मंच पर खड़ा होकर के कहे कि जितनी मांगों को यहाँ के विधायक राधेश्याम सिंह ने रखा है, तब मैं मंत्री नहीं था, मैं सब पूरा करने की घोषणा करता हूँ। अच्छा, अब गली गली तक मैंने सड़क बनवा दिया। मैं चुनाव कहाँ हारता, अगर विकास पर वोट मिला होता तो। हाटा की जनता ने जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया। लेकिन सपा अक्सर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, क्यों विकास की भी राजनीति कर रही है? जाति और धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। किसी नेता से कह दीजिए मंच पर भाषण करो, धर्म और जाति के अलावा छोड़ करके, ते लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कोई भाषण नहीं करेंगे। विकास इनका विजन नहीं है। अरे गांव गांव पानी पहुंचा रहे हैं, वो पूरा
फ्लोर इस योजना है। गांव में चले जाइए, आप लखनऊ में बैठे हैं, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, गांव में चले जाइए, हम लोग गांव से आते हैं, जो सड़क हम लोगों ने बनवा दिया था उन सड़कों को, ये नल जल योजना जो चली है इन लोगों ने तोड़ दिया है। सड़कें टूट गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, मरम्मत नहीं हुई है, और जो पाइप लगाया गया है सब फर्जी पाइप लगाया गया है। जांच हो जाए तो वो संस्था वाले लोग, जो लोग ठेका करा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष जांच करवा दें तो ये लोग सब जेल चले जाएंगे। बिजली और शिक्षा पे क्या कहेंगे? मान लीजिए पानी तो बिजली के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली पर इन लोगों ने कोई बिजली स्टेशन बनाया नहीं नया, मांग बढ़ती गई, आज पूरा प्रदेश त्राही त्राही मचा हुआ है। बिजली के मुद्दे पर ये लोग फेल हैं। यूरिया खाद के लिए किसान लाठी खा रहा है, ये लोग फेल हैं। आखिर में ये सरकार डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? मैं बीच में रोक के पूछना चाहूंगा कि जब आप सरकार में थे, आपने गन्ना किसानों की बात की और उनके भुगतान की बात की, तो आप सरकार में थे तो क्या गन्ना भुगतान ज्यादा अच्छे से हो रहा था कि वही समस्याएं तब भी थी? गन्ना पेमेंट भी होता था हर साल। और अब कब होता है? माननीय मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी और चाहे नेताजी रहे हों, हर साल गन्ने का दाम 10 रुपया कम से कम वो बढ़ाते थे। एक बार तो नेताजी 40 रुपया एक बार बढ़ाए। अच्छा, ये लोग तो 1 रुपया नहीं बढ़ाए। खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, कीटनाशक दवा का दाम बढ़ गया, इन गन्ने का दाम 1 रुपया भी इस मतलब जो सरकार ने नहीं किसान को मिलना था वो नहीं बढ़ा, और जो किसान की लागत लगनी थी उसमें विकास हुआ, मतलब वृद्धि हुई। भाजपा का ये कहना है कि आजादी 2014 के बाद मिली है। हाँ। चलिए मान लेते हैं 2014 के बाद मिली है। 14 में मोदी जी ने जो जो वादा किया था उसमें कोई वादा पूरा हो तो आप बता दीजिए। कहे थे 15 लाख रुपया सभी किसानों के खाते में जाएगा, कहीं नहीं गया। कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को। सड़कों का विकास आप देखिए इस सरकार में, तो सड़कें तो जैसे आपके गोरखपुर के लिए लिंक रोड बनी है, अभी पूर्वांचल बनी है। हाँ। आज हम आए हैं गोरखपुर से। अच्छा। और पानी लग गया है, थोड़ा सा बारिश हुआ है सड़क पर पानी लगा है। और चले जाइए लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पर माननीय अखिलेश जी ने बनवाया है, उस पर आप चले जाइए, कहीं आपको कीचड़ पानी नहीं दिखाई देगा। क्वालिटी देखिए, उनकी सोच देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपके सामने है, पुलिस डीजीपी ऑफिस जो बना है ये आपके सामने है। लोक भवन जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी का देन है। इन्होंने नया क्या किया है कोई बता दें? शिक्षा में जो है भाई, बीजेपी शिक्षा में खूब काम कर रही है। क्या कर रही है? 5000 विद्यालय बंद करने जा रही है। प्राइमरी स्कूल में कौन जाता है? गरीब उसमें बच्चे थे ही नहीं, कम होते जा रहे थे। कम होते जा रहे थे तो इनकी व्यवस्था है उसको सुधार। 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे बचे थे। ये सरकार की व्यवस्था है कि स्कूल को हम कैसे चलाएंगे। चाहे जिसकी भी सरकार में स्कूल बना हो, जमीन एक्वायर किया हो गया हो, वो करोड़ों रुपए की जमीन क्या होगा? वो बना हुआ विद्यालय में जो सरकारी धन खर्च हुआ है उसका क्या होगा? विद्यालय बंद करना समाधान नहीं है। विद्यालय बंद करके ये सभी कमजोर, दलित, पिछड़े को ये अशिक्षित बनाना चाहते हैं। और एक तरफ मोदी जी का कहना है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, एक तरफ आप भाषण देंगे कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग ये राशन पाते हैं। जब 80 करोड़ लोग गरीब हैं तभी तो राशन पाते हैं। अब आगे कोई पढ़े ना तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। यानी समाज को ये सरकार अनपढ़ बनाना चाहती है, गरीब को गरीब बनाना चाहती है, और कभी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब 100% में 90% लोग कम से कम शिक्षित हो जाएं, रोजगार पा जाएं और अपने परिवार की गरीबी को दूर करें। जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गरचे देश बनाना है तो पहले गांव बनाना होगा। क्या बात है, ये गांधी जी ने कहा। हाँ, ये एक तो समस्या है ही है। उन 10 बच्चों का क्या होगा?
क्योंकि आप तो गांव की राजनीति, किसानों की राजनीति करते हो। उन 10 बच्चों, मान लीजिए 10 ही थे, उनका क्या होगा? इनका सोच है। अच्छा बताइए, 100 मीटर पर शराब की दुकान खोली जा रही है, क्यों खोली जा रही है? जो बच्चे आज शराब नहीं पी रहे हैं वो भी अपने गांव के चौराहे पर शराब भट्टी पर नजर आ रहे हैं। तो जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, आप शराब की दुकान पर जाएंगे, आप गलत संगत करेंगे, तो सरकार से सवाल जवाब नहीं करेंगे, और सरकार से सवाल जवाब करने वाले पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हमारे ऊपर तो अभी भी इतना मुकदमा है कि हफ्ते में एक बार तारीख पड़ता है और जाना पड़ता है। लेकिन आज की भी तारीख में हमारे पास 17 से लेकर के और अब तक पद नहीं है। लेकिन कोई अन्याय होता है जिले में तो खड़ा रहता हूँ, बोलता हूँ मजबूती से, लड़ता हूँ, एक विपक्ष की भूमिका अदा करता हूँ। आपने तो मायावती के काल में भी अपनी आवाज को कभी दबने नहीं दिया। हाँ, लड़े, संघर्ष किए, जेल गए। अच्छा, उनकी भी सरकार में जेल गए थे? हाँ, उसमें भी लाठी खाए थे। अच्छा, लेकिन हम कहीं डिगे नहीं। ये तो कई बार कहा जाता है कि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ संसाधन नहीं है उस तरह से, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो कहने वाले लोग कहते हैं। हमारा कहना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, आपकी ताकत बढ़ रही है, तो उसको और ताकतवर बनाइए, उसके लिए रोजगार का अवसर दीजिए, फैक्ट्रियां खोलिए, उसको रोजगार दीजिए, पढ़ने के लिए उचित इंतजाम करिए। जिस परिवार में आज संख्या ज्यादा हो वो परिवार शक्तिशाली होता है, एकता में शक्ति है। इसलिए अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारी शक्ति का उपयोग किया जाए, संसाधन की तरफ, संसाधन की तरफ मोड़ दिया जाए, उसको अच्छा शिक्षा दिया जाए। और सभी विभाग संविदा युक्त कर दिया गया। अब बताइए, जो एमबीबीएस करेगा संविदा पर नौकरी करेगा, एमबीबीएस करके आएगा तो वो भाग के प्राइवेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, अपना नर्सिंग होम खोलेगा कि नहीं खोलेगा, उसका तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, उसको सुविधा नहीं देंगे, तो कैसे वो काम करेगा? देखिए, हमारी आपकी वार्ता एक धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। आपका शीर्ष नेतृत्व क्या जिम्मेदारी देगा आपको? कुछ देखिए, हाँ, 27 में विधानसभा का चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हमको अगर कहीं चुनाव लड़ाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस जिम्मेदारी को का भी निर्वहन करेंगे। जब से राजनीति में मैं सक्रिय हुआ हूँ तब से समाजवादी पार्टी में हूँ, और समाजवादी पार्टी में आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। ये बड़ा कठिन प्रश्न है। कभी देखिए, आज के टाइम में कहा जाता है आप यहाँ के ही सीएम हैं, और आप शुरू से ही मतलब एक ऐसे नेता रहे कि नाम के पहचान की कमी नहीं थी, हमेशा आपके पास जन समूह रहा। तो पार्टियों ने बुलाया होगा, बसपा ने बुलाया होगा, बीजेपी ने बुलाया होगा, कांग्रेस ने इस समय तो बीजेपी लगातार केंद्र और प्रदेश में है। कभी मन नहीं डोला कि चले जाएं? देखिए, ईश्वर की कृपा थी कि योगी जी मुख्यमंत्री हुए। हम मुख्यमंत्री जी के राजनीति शुरू करने के पहले हम निर्दलीय एमएलए हो गए थे, और मेरे संघर्ष के विषय में मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और हम भी मुख्यमंत्री जी को जानते हैं। इसलिए उनके भाग में था तो मुख्यमंत्री हो गए। वो 98 में राजनीति शुरू किए और हम 96 में एमएलए हो गए थे। अच्छा, मैं चाहा होता तो मैं 96 में मैं भी मंत्री हो गया होता, दल बदला होता तो। नहीं, आपका मन गया नहीं, क्यों? मन इसलिए नहीं गया कि हमारी सोच सोशलिस्ट है। हम लोग लोहिया जी को पढ़े हैं, राजनारायण जी को पढ़े हैं। भाई, आप उसमें जाते तो आप भी आंदोलन में जाते, आप भी 2 बार 3 बार नेताजी से प्रभावित हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता प्रदेश में कोई नहीं है। आप मानते हैं कि प्रदेश उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित नहीं रहेगा, विकसित हो रहेगा। जो मेट्रो इन्होंने चलवा दिया लखनऊ से, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ी मेट्रो। ये सोच किसकी थी?
हाँ, ये तो सही है। हमारे वहाँ गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं तो चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से हम्म, कि उनके तक मेरी आवाज पहुंचे कि गोरखपुर से और सीधे लखनऊ तक एक स्पेसवे बनवा दें। हाँ, एक संसाधन की चीजें बढ़ जाए। अभी तो जल्दी में एक बना है, लेकिन अभी वो अधूरा काम है, आप बता रहे हैं, उससे आए आप। कभी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनके भी आने जाने के लिए भी बढ़िया रास्ता हो जाएगा। ये मानते हैं आप कि आपकी सरकार आ रही है? देखिए, जनता गांव में खुद परिवर्तन चाहती है। जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से उब चुकी है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां बिना पैसे का काम होता हो। जब नौकरशाह बेलगाम हो जाते हैं तो आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन की एक बड़ी कहानी है। एक जननायक हैं, इन्होंने अपने एक एक संघर्ष को जिया है और शुरू से, पहले दिन से किसानों के लिए लड़े, खून बहाया, पसीना बहाया। आपने खुद बताया कि ढेर सारे मुकदमे आपके ऊपर हैं, लेकिन कभी झुके और लड़े नहीं। समाजवादी पार्टी में हमको नहीं लगता है कि ऐसे गिनती के नेता होंगे जिन्होंने शुरू से आज तक कभी भी अपने स्वार्थ, अपनी प्राप्ति के लिए कभी मतलब इस तरह से मजबूती से पार्टी के साथ रहे हो और उनका मन न गया हो। और जबकि आपके पास ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, तो आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा, पूरा सुना, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, लेकिन आपके एक एक विषय में इतना रोचकता थी कि हम बहुत सारे प्रश्न तो नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहेंगे एक बार जरूर फिर से आप हमारे स्टूडियो में आइएगा, और बहुत सारे प्रश्न बच गए हैं, क्योंकि मेरे मन में था कि जब आप विधायक बने उस समय की स्थिति, आज की और वन नेशन वन इलेक्शन की क्या स्थिति है, और तमाम शिक्षा, क्योंकि गांव में विद्यालय बंद होने के साथ साथ जो बीएड बीटीसी वाली समस्या है, शिक्षा मित्र के बहुत सारे प्रश्न रह गए जो आपके बेदाग तरीके से मैं चाहता था। देखिए, उस समय के विधायक में और आज के विधायक में हाँ, बहुत अंतर है। मैं 3 बार विधायक रहा हूँ और 2 साल के लिए मंत्री भी रहा हूँ, और लखनऊ में अपना निजी घर नहीं बनवा पाया। बहुत बड़ी बात है कि एक अभी इस साल फ्लैट लिया हूँ, उसमें रहता हूँ, और वो भी 2 और आज तो पहली बार जो एमएलए हो जा रहा है, हाँ, उसका घर तो हर जगह बन जा रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। आज के टाइम में राजनीति कहीं न कहीं से तुष्टि गुड़ का, लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग समय को नहीं देखा करते और बदलाव नहीं करते। मेरे न रहने के बाद पूर्वांचल में जब कभी संघर्षों का इतिहास लिखा जाएगा तो कोई भी लेखक होगा, उसे मजबूरी में राधेश्याम सिंह का नाम लिखना पड़ेगा। क्या बात है। आपके साथ बातचीत करके बड़ी रोचकता, बड़ा आनंद आया, और मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर आप हमारे स्टूडियो में फिर आइएगा। आएंगे, जब आपका आदेश होगा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे दोस्तों।